कैसे हैं आप सब? आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बच्चों, हमने पिछले वाले लेक्चर में क्लास जो 8th है, क्लास 8 का हमने सेकंड चैप्टर किया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। आज हम 5th चैप्टर करेंगे क्लास 8 का ही, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम सीटेट के लिए बच्चों तैयार कर रहे हैं। हमें जो सेकंड पेपर उसमें क्लास 6 की एनसीईआरटी, 7th की और 8th की एनसीईआरटी हमें आनी चाहिए। ठीक है, अब उसमें हम सबसे पहले हमें बायो को कंप्लीट करेंगे। बायो में आप 6th की, 7th की और 8th की जो बायो होगी पहले वो हम करेंगे, फिर हम केमिस्ट्री करेंगे 6th, 7th, 8th की, देन हम फिजिक्स करेंगे 6th, 7th, 8th की। ठीक है, तो पहले हम बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। अब देखो, इस चैप्टर की अगर बात की जाए तो बच्चों वैसे तो 6th, 7th, 8th ही क्लास है, यहीं से आते हैं, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी ही। अब देखो, अगर आप कंजर्वेशन की बात करते हो तो कंजर्वेशन आप सबको पता है कि भाई या तो कंजर्व किया जाएगा प्लांट्स को, जैसे आप बहुत कॉमनली देखते हैं कि भाई जैसे जू है, ठीक है, उसमें देखते हैं, ये आपने देखा हुआ है, वैसे आपने सुना होगा भाई नेशनल पार्क्स हैं या फिर सेंचुरीज हैं या जो बायोस्फीयर जो रिजर्व्स होते हैं, उनमें प्लांट्स और एनिमल को क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले इन्होंने नाम ही हमें बोला है एनसीईआरटी ने कि एक तो जो भरतपुर सेंचुरी है, वो भरतपुर सेंचुरी बच्चे हम कहाँ पे है, राजस्थान में ये है। कहाँ पे है, राजस्थान में है। अगर आप काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये अपना असम में है। और ये लोकचाव अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की आप बात करते हैं तो ये भी असम में ही है। और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व ये अपना निकोबार में ही है। और टाइगर रिजर्व, और ये बहुत सारे आपको मिलेंगे क्योंकि अलग अलग जगह पे हैं टाइगर रिजर्व, क्योंकि जैसे अगर आप बंगाल में देखेंगे तो वहां आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब टाइगर जो हैं उनको कंजर्व आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमें देखना है कि हम कैसे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये हमें देखने हैं कि क्या चीजें ये होती हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ एक्टिविटीज हैं कि भाई हम क्यों, हमने क्योंकि एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया हमारे पास पहले था, फिर हाँ धीरे धीरे भाई क्या हो गया कि वो डिक्लाइन उसमें आना शुरू हो गया। क्यों फिर हमें ये स्टेप्स लेने पड़े कि हमने नेशनल कई एरिया को किस उसमें ले आए हम कि भाई ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बन गई हैं या ये नेशनल पार्क बना दिया गया है, ये बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया है। तो वही हम देखेंगे कि भाई इसका कारण क्या है। तो देखो, सबसे मेन जो कारण है वो है डिफोरेस्टेशन। तो आपको पता होना चाहिए डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है। जैसे भाई पेड़ों को बहुत ज्यादा काट दिया जाता है, तो जो बिल्कुल आपके प्रॉपर क्या था कि बहुत फॉरेस्ट एरिया था, वहां से प्लांट्स की कटिंग हो गई है, जिसको आप क्या बोल देते हैं, डिफोरेस्टेशन बोल देते हैं। ठीक है, जहां पे आप क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, बिल्कुल कटिंग कर देते हैं फॉरेस्ट एरिया की, उसको डिफोरेस्टेशन बोला जाता है। ह्यूमन अपने पर्पस के लिए करता है कि जो लैंड एरिया है उसको कल्टीवेट करने के लिए, मतलब फॉरेस्ट एरिया था उसकी वहां से सफाई कर दी कि हम वहां कल्टीवेशन के लिए उसको यूज कर सकें। बिल्डिंग बनाने के लिए, फैक्ट्रीज को बनाने के लिए, फर्नीचर को मतलब बनाने के लिए वुड मतलब लकड़ी हमें चाहिए होता है एज अ फ्यूल या फर्नीचर बनाने के लिए, तो उसके लिए भी जो फॉरेस्ट एरिया है उसको कट डाउन कर दिया जाता है। मतलब डिफोरेस्टेशन के कोज ये हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि आप डिफोरेस्टेशन का और भी तरीका हो सकता है कि भाई सूखा कहीं पे पड़ गया है बिल्कुल ही, या फिर जंगलों में आग लग जाती है, ये कुछ नेचुरल कोज हैं किसके, डिफोरेस्टेशन के। तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, नेचुरल कोजेस ऑफ डिफोरेस्टेशन क्या है, फॉरेस्ट में आग लग सकती है और बहुत खतरनाक सीवियर वहां पे सूखा पड़ सकता है। ठीक है, फिर अगर डिफोरेस्टेशन अगर आप बात करते हैं कि इंक्रीज कैसे, मतलब अगर डिफोरेस्टेशन इंक्रीज होता है तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आप बात करते हैं कि लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाएगा और जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ग्राउंड वाटर लेवल क्या है, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डिफोरेस्टेशन, क्योंकि जो CO2 की जो प्लांट्स हैं वो बैलेंस जो करते हैं वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग जिसकी वजह से क्या होती है, कोस होती है। ठीक है, ये सारी चीजें यहीं पे लिखी हुई जो मैंने अभी बताया कि भाई नेचुरल क्लाइमेटी के बहुत सारी कंडीशंस बढ़ जाती हैं, जैसे कि भाई या तो बाढ़ आ सकती है या फिर बिल्कुल सूखा पड़ सकता है, दोनों केस हो सकते हैं। ठीक है, भाई बाढ़ ऐसे कहीं पे मान लीजिए पानी है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो वाटर को होल्ड करके रख पाते हैं। अगर प्लांट्स आए नहीं तो वो होल्ड करेंगे नहीं, और होल्ड नहीं कर पाएंगे तो फिर वहां पे बाढ़ आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। फिर यही है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड
क्या हो गई है, वहां पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, जिसका कारण क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। क्योंकि CO2 एक क्या बना लेती है, कवर बना लेती है, हीट अंदर तो आ जाती है, वो बाहर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से वाटर साइकिल जो है मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, वाटर साइकिल क्या हो जाएगी, वहां पे उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, वो डिक्रीज हो सकती है, जिसकी वजह से या फिर मैंने कहा डिस्टर्ब हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर वहां पे पानी में कमी आती है तो सूखा पड़ जाएगा, और बहुत ज्यादा अगर क्या है बारिश है तो वहां पे बाढ़ आने का खतरा रहता है। ठीक है, और ये डिफोरेस्टेशन और क्या कर सकता है कि जो सॉइल प्रॉपर्टी है उनमें चेंजेस भी आ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर आप बात करते हैं कि क्योंकि आप सॉइल में ही क्या करते हैं भाई, प्लांटेशन वहां पे होती है, और अगर आप क्या करेंगे कि भाई वहां से ट्री काट दिए गए हैं, तो सॉइल जो है वो क्या है, वहां से जो टॉप लेयर है सॉइल की वो वहां से हटना शुरू हो जाएगी, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर होना शुरू हो जाएगा, मतलब सॉइल इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बच्चों टॉप लेयर हट जाती है तो जिसकी वजह से फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो ऊपर वाली लेयर में भाई जो ब्राउन जो कंटेंट मिलता है जिसको आप ह्यूमस बोलते हैं उसकी कमी हो जाएगी, तो जो प्रॉपर जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होके अब जो प्लांट ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। डेजर्टिफिकेशन मतलब कि जहां डेजर्ट, बहुत अमाउंट ऑफ प्लांट्स क्या होगी, नंबर ऑफ प्लांट्स क्या हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, और डिफोरेस्टेशन क्या कर सकता है कि भाई जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जो अगर आप ये बात करते हैं क्योंकि पानी जो है ऊपर वाले लेवल से नीचे सीप आउट करता है, वो भी डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। और जो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल जो है वो क्या है, जैसे उसमें न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिशन का मतलब कंटेंट है, टेक्सचर है उसका, वो भी चेंज हो जाता है, किसकी वजह से, डिफोरेस्टेशन की वजह से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर क्या है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं कि आप जो फॉरेस्ट है या जो वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्व कर रहे हैं, क्योंकि हमने कारण अभी देखा कि भाई हम इस चीज से अवेयर हुए कि भाई डिफोरेस्टेशन अगर हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो अपनी वाइल्ड लाइफ है मतलब कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, उनको रिजर्व करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बायोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है भाई, इस एनवायरनमेंट में, इस बायोस्फीयर में क्या है, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, उसमें प्लांट्स भी हैं बहुत सारे, और बहुत सारे क्या है, एनिमल्स भी हैं, और जिनका आपस में एक इंटर रिलेशनशिप है, किस तरीके से कि जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं और एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, और उसमें चाहे बायोटिक फैक्टर आ जाए बच्चे, चाहे ए बायोटिक फैक्टर आ जाए, बायोटिक मतलब लिविंग जो चीजें हैं, मतलब जो प्लांट्स एनिमल हैं, ए बायोटिक मतलब जैसे सॉइल कंटेंट हो गया, चाहे उसमें पानी हो गया, ये सारी चीजें भी जरूरी होती हैं। अगर ये नहीं होंगे तो प्लांट और एनिमल जो है वो भी ढंग से ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मतलब जो चैप्टर में बात चल रही है वो बात चल रही है कि भाई कोई कहीं घूमने गया हो, घूमने इन द सेंस कि जैसे अगर हमारे जो एजुकेशनल जो टूर हैं वो अगर जाते हैं, तो वैसे ही बच्चों का यहाँ पे भी कहाँ पे, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये। ठीक है, और ये अपना अगर आप बात करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व में यहाँ पे क्या क्या मतलब उनको देखने को मिलता है, ये एरिया उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया था, उस चीज की बात की जाएगी। और ये एरिया जो बच्चे ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में बात की जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपने देखा है बहुत सारे वहां पे फॉरेस्ट एरिया वहां पे बहुत सारा है। ठीक है, अब इसने कहा कि भाई जो पंचमरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें बहुत ज्यादा प्लांट और एनिमल की वैरायटीज हैं, जैसे अपना अपर हिमालयन रीजन की पीक में वो स्पीशीज में मिल जाती हैं, और जो लोअर वेस्टर्न घाट में है वो चीजें भी यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि बायोस्फीयर जो रिजर्व है वो एक नेशनल हेरिटेज की जैसे हमारे पास है, क्या है कि ये प्रिजर्व्ड एरिया है, जो बायोलॉजिकल इसकी इंपॉर्टेंस है, जहां पे हम जो अपनी नेशनल हेरिटेज मतलब जो बायोलॉजिकल जो इंपॉर्टेंस है, बायोलॉजिकल जो चीजें हैं मतलब प्लांट्स हो गए, हमारे एनिमल्स हो गए, तो वो इम्पोर्टेंट होते हैं एक पूरे इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए, उनको चलाने के लिए रेगुलर तरीके से। ठीक है, अब देखो द प्रोटेक्टेड मतलब अपना एक तो वर्ड होता है बच्चों फ्लोरा और एक होता है फोना।
आप जान रहे होंगे नाम में ही है, फ्लोरा का मतलब हो आ जाएगा वहां पे फ्लावर उससे, और फोना का मतलब आ जाएगा किससे, जो अपने पास क्या है, हमारे पास जो एनिमल्स हैं। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ ली थी ना। हाँ ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है जिसमें आवर फ्लोरा और फोना मतलब उसको प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए प्रोटेक्टेड एरिया होना चाहिए, जिसको आप क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, या फिर नेशनल पार्क में कर सकते हैं, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व में कर सकते हैं। ये किस चीज के लिए, आप प्लांटेशन के लिए, कल्टीवेशन के लिए, ग्रेजिंग के लिए, ट्रीज के लिए, हंटिंग और पॉन्चिंग और इन सबको मतलब क्या करने के लिए कि ये रिड्यूस किया जा सके। ये नहीं है कि कोई भी वहां पे आया एनिमल्स को मार दिया, जो उनका मन किया भाई काट के ले गया, लकड़ी काट के ले गया, तो उन सारी चीजों को रिड्यूस करने के लिए हमने एरिया को क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया। तो पहले उसमें क्या आया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आई। यहाँ पे क्या है, एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। ठीक है, मतलब वाइल्ड लाइफ ये जो अपनी सेंचुरी है इसमें किसके लिए, जो अपना एनिमल्स हैं उनको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है कि भाई जो बाहरी जो एरिया है उससे हम क्या कर पाए, उसको प्रोटेक्ट कर पाए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगर आप बात करें कि दूसरा जो है हमारे पास नेशनल पार्क, वैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं बच्चे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, बायोस्फीयर्स में मॉडरेट तरीके से होती हैं बायोस्फीयर में, और नेशनल पार्क में रेस्ट्रिक्शंस ज्यादा होती हैं। ठीक है, अगर आप बात करते हैं अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि एनिमल्स जो हैं, इंसेक्ट हो गए, बर्ड्स हो गए, यहाँ पे उनको प्रिजर्व किया जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व में जो बायोडाइवर्सिटी है उस एरिया की कैसी है। ठीक है, मतलब कि अगर आप ये कहेंगे भाई वो मान लीजिए एमपी में है, या फिर वैसे अपने यहाँ पे नहीं है कोई भी नेशनल पार्क, पंजाब में नहीं है, या फिर किसी भी एरिया में जहाँ भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, वो उस पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीशीज हैं उनको प्रिजर्व करने का काम करने वाला है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने का काम करने वाला है। नेशनल पार्क क्या है कि इसका एक हिस्टोरिकल मतलब एक वैल्यूज यहाँ पे हैं, फ्लोरा फोना और लैंडस्केप, हर चीज को ये क्या करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है एक नेशनल पार्क। ठीक है, द एरिया रिजर्व फॉर द वाइल्ड लाइफ वेयर एज दे वर फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब जो भी वहां पे क्या है, वहां वो ऑर्गेनिज्म फ्री हैं कि आराम से वो रह सकते हैं अपने हैबिटेट में, नेचुरल हैबिटेट में, जो उनको जैसे करना रहना है वो वहाँ आराम से रह सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे होती हैं, लोग घूमने जाते हैं पर वो ऐसे कोई डिस्टर्बेंस वहाँ पे क्रिएट नहीं होगी, वो एक टाइम पीरियड होता है प्रॉपरली, वो आप सब जानते ही हैं। ठीक है, फिर बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, plant and animals resources and the traditional life of the tribal living in the area। ठीक है, वो उस पर्टिकुलर एरिया वाले मतलब उस एरिया की स्पेसिफिक हिस्टोरिकल जो चीजें हैं, बायोडाइवर्सिटी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें ये सारा सब कुछ यही लिखा है जो अभी अभी हमने पढ़ा कि भाई एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स, द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स मेथड एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, national park, biosphere reserves etc are protected area for conservation of plants and animal present in the area। यही सारी चीजें मैंने बताई हैं कि भैया गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे बहुत सारे रूल्स मेथड पॉलिसीज लगाई जाती हैं ताकि हम इस एरिया को कंजर्व कर पाएं, किस चीज को, प्लांट्स और एनिमल को, और वहाँ की एक जो हिस्टोरिकल जो वैल्यूज हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। ठीक है, फिर यही बात है कि अगर हम बात करते हैं बायोस्फीयर जो रिजर्व है वो क्या चीज है, भाई यहाँ पे क्या होता है, तो वो चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, जैसे हमने कहा बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे क्या किया जाएगा, बायोडाइवर्सिटी को क्या किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा। प्लांट्स की हो सकती है, एनिमल्स की हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हो सकते हैं जो पर्टिकुलरली उस एरिया में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो अगर आप देखते हैं कि भाई बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है, हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। ठीक है, हम यही बात कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो ये बात इंपॉर्टेंट है, ए बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन इट, मतलब उसी के अंदर और चीजें भी हो सकती हैं, जैसे एक बायोस्फीयर रिजर्व में एक नेशनल पार्क हो सकता है। ठीक है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसी के अंदर हो सकती है। जैसे पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या है, वहां पे एक नेशनल पार्क है सतपुरा, और
दो वहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, बोरी और पंचमरी, दो अलग अलग, मतलब एक ही बायोस्फीयर रिजर्व में यहाँ पे नेशनल पार्क भी है और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और ये एमपी में है। ठीक है, आपसे पूछा जाए सतपुरा नेशनल पार्क तो ये कहाँ पे है, ये अपना मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखने वाले हैं। ये सारा ये दे रखा है यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व, और उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर देखो फ्लोरा एंड फोना। अब यहाँ पे आपको फ्लोरा पता लग गया होगा कि हम फ्लावर्स की बात करेंगे, और फोना आपको पता लग गया होगा कि हम एनिमल्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, अब ये देखो हम इस पर्टिकुलर एरिया की अगर हम बात करें कि मतलब जो ग्रीन वेल्थ है हमारे फॉरेस्ट की, जिसमें क्या है कि जो बहुत सारे लंबे लंबे जो आप पेड़ देखते हैं, टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल इनसाइड द फॉरेस्ट, ये सारी चीजें तो आपको मिलेंगी। ये नॉर्मल बात है, और बात करने की भाई यहाँ रैबिट भी था, यहाँ पे हिरन भी था, यहाँ पे शेर भी था, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो ये बात है कि दी प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, दी प्लांट्स को बोलेंगे फ्लोरा, और एनिमल्स जो मिलते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में उसको फोना बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है भाई, साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न एंड अर्जुन एटसेट्रा आर कॉल्ड दी फ्लोरा, एंड द चिनकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, ये चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वॉल्व एटसेट्रा एग्जाम्पल ऑफ फोना। ठीक है, ये किस में है, पंचमरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वहां के ये फ्लोरा और फोना के एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको याद करने की ऐसा सच कोई जरूरत नहीं है, पर इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कुछ चीजों के बारे में, क्योंकि कई बारी सीटेट में सिंपल एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि भाई इस बायोस्फीयर रिजर्व में जो फोना है उसमें कौन कौन से मतलब जो एनिमल्स हैं वो आपको बताना है, या फोना आपको बोल सकता है। ठीक है, अब देखो एंडेमिक स्पीशीज आपको पता होनी चाहिए कि एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं। अब देखो एंडेमिक का नॉर्मल सा मतलब है कि जो एक पर्टिकुलर एरिया की जो स्पीशीज होती है, एक पर्टिकुलर एरिया की, हम ये कहें कि भाई राजस्थान में, सिर्फ राजस्थान में ये वाली पर्टिकुलर स्पीशीज पाई जाती है, तो वो वहाँ की एक एंडेमिक स्पीशीज है। ठीक है, ये यही एंडेमिक स्पीशीज आर दो स्पीशीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, दोनों की हो सकती है, विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, सिर्फ एक एरिया में वो प्रेजेंट हो। दे आर नॉट नेचुरल फाउंड एवरीवेयर एल्स, मतलब जरूरी नहीं है कि भाई नेचुरल तरीके से कहीं और प्रेजेंट हो, ये हो सकता है कि भाई कोई जू में बिठाने के लिए ले गया हो। ठीक है, पर पर्टिकुलर नेचुरल तरीके से वो वहां पे प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, तो यही बात है कि भाई एंडेमिक जोन होते हैं, एक स्टेट में हो सकता है, कंट्री में हो सकता है, तो अलग अलग तरीके से। जैसे यहाँ पे बात की जाएगी कि जो साल का पेड़ है और हमारे जो वाइल्ड मैंगोज हैं, ये जो मध्य प्रदेश है, और जो हम पर्टिकुलर एरिया की जो बायोस्फीयर की बात कर रहे हैं वहाँ के ये एंडेमिक स्पीशीज हैं। ठीक है, बाइसन इंडियन जो जाइंट स्क्वायरल है और फ्लाइंग जो स्क्वायरल है वो वहाँ की एंडेमिक फोना है, मतलब वो वहाँ के एनिमल्स हैं। ठीक है, ये यहीं पे पंचमरी में क्या है, ये अपना जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसी में ही जो अपना क्या हो गया, जो स्क्वायरल होगी जाइंट मतलब बहुत बड़ी जो स्क्वायरल है वो, और फ्लाइंग स्क्वायरल जो उड़ती हुई जो स्क्वायरल है वो वहाँ की एंडेमिक फोना है, मतलब वो वहाँ के एनिमल्स हैं। ठीक है, अब देखो कि एक बात है कि तब भी आप नेचुरल हैबिटेट में जो जिसका हैबिटेट है उसमें एक नई स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जो पहले स्पीशीज वहां पे रह रही थी उसके नेचुरल हैबिटेट पे फर्क पड़ता है, और वहां पे वो खतरे में पड़ जाती है। जो पुरानी स्पीशीज है उसके एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम आती है अगर उसी एरिया में एक नई स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए वर्ड स्पीशीज का मतलब क्या है। स्पीशीज का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म कैपेबल होते हैं इंटरब्रीड करने के लिए, वो एक ही स्पीशीज कहलाती है। मतलब कि ये एक ए ऑर्गेनिज्म है, ये बी ऑर्गेनिज्म है, अगर आपस में ये इंटरब्रीड कर सकते हैं तो ये एक ही स्पीशीज है। अगर यहाँ पे एक ए स्पीशीज है, ये बी स्पीशीज है, अगर ये इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे हैं तो ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं। तो आपको एंडेमिक जो वर्ड है वो आपको पता होना चाहिए क्या है, और एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए जो मैंने अभी अभी बताया था कि साल और मैंगो का मैंने यहाँ नाम बताया था, और जाइंट स्क्वायरल और फ्लाइंग स्क्वायरल ये आपको नाम याद रखना है। ये एमपी की क्या है, अपनी एंडेमिक स्पीशीज हैं। फिर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हम कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहले हमने बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा, अब आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे। वैसे मैंने आपको बता भी दिया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यहाँ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती नहीं है, यहाँ पे आप एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को, बर्ड को क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो कि क्या है कि अब यहाँ क्या किया जाता है कि सुटेबल लिविंग के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कि यहाँ जो भी मतलब जो एनिमल्स यहाँ पे रह रहे हैं, जो प्लांट्स यहाँ पे हैं और जो यहाँ इनके साथ जो लोग भी रह रहे हैं, ठीक है, उस एरिया में पर्टिकुलर भाई एक फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे स्पीशीज होंगी प्लांट्स की, एनिमल की, और साथ में बहुत सारे लोग भी रह रहे होंगे, तो उनको अलाउ कर दिया जाता है कि भाई वहाँ पे आप जा सकते हैं, उनको अलाउ कर दिया जाता है सर्टेन एक्टिविटी के लिए, ग्रेजिंग फॉर देयर लाइफ स्टॉक्स, कलेक्टिंग मेडिसिन प्लांट्स एंड फायरवुड, वो छोटे मोटे काम करने के लिए वहाँ पे जा सकते हैं, थोड़ी मोटी लकड़ियाँ मतलब कलेक्ट कर सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट को ले सकते हैं, और अपने जो उनके गाय भैंस हैं थोड़े बहुत उनको वहाँ का मतलब चारा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रहने वाली है। अब देखो ये चीज़ है कि जो हमारी ऐसी स्पीशीज हैं जो थ्रेटेंड में है, जो ऐसी हैं कि भाई वो एक्सटिंक्शन के उसमें है कि मतलब ये भाई खत्म होने वाली हैं, ठीक है, थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक जैसे ब्लैक बक है, ठीक है, वाइट आइड बक है, एलिफेंट है, गोल्डन कैट है, पिंक हेडेड डक है, घड़ियाल है, मार्श क्रोकोडाइल है, पाइथन है, राइनोसोरस है, ये सारी चीजें क्या हैं, कौन सी पोजीशन पे हैं, ये अभी थ्रेटन मतलब कि एक रेड जोन में ये बैठी हुई है कि ये एक ऐसे पॉइंट पे है कि ये खत्म हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या है कि इनको आपको प्रिजर्व मतलब पहले ही मार्किंग हो जाती है कि भाई ये थोड़े से प्रॉब्लम में है, ये स्पीशीज ये खत्म होने वाली हैं, ये कम हो गई हैं, तो उनको प्रिजर्व करने का काम किया जाता है, ठीक है। देखो इंडियन जो सेंचुरीज है उनकी एक अच्छी बात या क्या है, एक खास बात क्या है, यूनिक चीज क्या है, यहाँ पे एक यूनिक तरीके का लैंडस्केप है, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट है, बुश लैंड्स हैं, डेल्टा है, बहुत सारी चीजें मतलब आपको यहाँ पे मतलब बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा ह्यूज है, लैंड एरिया में भी, वेदर में भी, क्लाइमेट, हर चीज में काफी ज्यादा डाइवर्स इंडिया है, ठीक है, तो इसी वजह से वैरायटीज भी हमें यहाँ बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती हैं। जो मेगा 12 बायोडाइवर्सिटीज है उनमें भारत भी छठे या सातवें नंबर पे भारत भी आता है, ठीक है। फिर वही बात कर रहे हैं कि भाई आप ना रिकॉल करो जू को, क्या वो भी वहां पे एनिमल्स को मतलब प्रोटेक्शन का एरिया वहां पे हो सकता है क्या? नहीं, वहां पे देखो बच्चों, वो नेचुरल हैबिटेट में वहां पे ऑर्गेनिज्म नहीं है, भले ही आपने वहां बहुत सारी चीजों से उनको दूर रखा हुआ है, पर कोई भी चीज अगर अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है तो वो ऑर्गेनिज्म प्रॉब्लम में आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर नेशनल पार्क की बात है, जहां पे रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ में आप मैंने बता दिया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां पे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलने वाली हैं। फिर बायोस्फीयर में आपको जो एक मॉडरेट रेस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलती है, और नेशनल पार्क में हैवी रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती है। आप वहां से ही आपका मन करेगा कि भाई यहाँ से लकड़ी काट लाएं, नहीं होगा, क्योंकि सरकार आपको नहीं काटने देगी, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है, अभी भाई यहाँ पे जो अपना हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको, चाहे उसमें अपनी कोई भी जो चीजें हैं उनको प्रिजर्व करने का जो काम है, मतलब हम बात कर रहे हैं प्लांट्स और एनिमल के रिगार्डिंग, ठीक है, ये नहीं है कि हम वहाँ ताजमहल को प्रिजर्व करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट्स मतलब फ्लोरा और फोना और जो वहाँ का लैंडस्केप है, भाई हम ये कहते हैं ये नज़ारा कितना सुंदर है, हमारी फोटो खींच दीजिए, तो ये वही चीज़ है कि उसको आपको प्रिजर्व करके रखना है। जैसे हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि हम तब से एमपी की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में सतपुरा नेशनल पार्क, ये क्या है, पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ये अपना क्या है, फर्स्ट फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ इंडिया है, ठीक है। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया, मतलब अपना 100 से ज़्यादा आपको पता है कि यहाँ पे नेशनल पार्क हैं, और जो इंडियन टीक प्लांट है वो यहाँ पे इस फॉरेस्ट में मिलता है, पहला अपना ये नेशनल पार्क ये है इंडिया का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें इन ऐसे एरिया से क्या क्या देखने को मिलता है, जो कि मैं हिस्टोरिकल वैल्यू जिनकी हम बात कर रहे हैं कि आपको, क्योंकि पहले जो लोग थे वो फॉरेस्ट एरिया में ही रहते थे, तो वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे रोक्स मिले हैं या रोक शेल्टर मिले हैं, जिसके अंदर जो हम सतपुरा नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आपको प्री हिस्टोरिक जो ह्यूमन लाइफ है उसके बारे में आपको कुछ एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है, जो प्रिमिटिव पीपल्स थे उनके बारे में, जैसे रॉक पेंटिंग आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स, ठीक है, रॉक पेंटिंग्स मिली हैं, अ टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, 55 रॉक शेल्टर्स हमें यहाँ पे मिली हैं, तो आप ये हिस्टोरिकल वैल्यूज इनकी समझ सकते हैं।
फिगर ऑफ द एनिमल एंड द मेन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग, प्लेइंग एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये एक, आप ये कहिए कि एक रिलेशन डेवलपमेंट दिखा रहा है कि भाई पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे, जो ह्यूमन बीइंग थे, वो एनिमल्स के साथ क्या है रहते थे, उनका रिलेशन क्या था, क्योंकि वहाँ पे एनिमल्स और मेन को उन जो रॉक शेल्टर्स थे उनमें इमेजेस मिली हैं, फोटो मिली हैं, फोटो इन द सेंस कि पे जो हम दीवारों पे जो बना देते थे ना, वो वाली चीज एविडेंस के रूप में हमें वहां से मिली है। ठीक है, तो ये चीज भी समझने लायक है कि भाई क्या एविडेंसेस वहां पे हमें देखने को मिले, क्या हिस्टोरिकल वैल्यू वहां पे है। अब यहाँ पे क्या है, टाइगर रिजर्व भी हमारे पास है। प्रोजेक्ट जो टाइगर था वो लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ने, क्या करने के लिए, टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड द मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। ठीक है, ये इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई हम इंश्योर कर पाए, हम 100% ये श्योरिटी पे आ सकें कि जो यहाँ पे टाइगर्स हैं वो जिंदा रहें, उनकी मेंटेनेंस कर पाएं, उनकी पॉपुलेशन को एक बैलेंस फॉर्म में लेके आ सकें। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। टाइगर्स इज वन ऑफ द मेनी स्पीशीज विच इज स्लोली डिसअपियरिंग। ठीक है, ये आप सब जानते हैं कि जो अपने अपने बहुत साल पहले या 10 साल पहले का डाटा अगर देखते हैं तो भारत में ये प्रॉब्लम देखने को मिली थी कि भाई जो टाइगर्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है और डिसअपियरिंग स्टेज पे आ गई थी। ठीक है, देखो ये लाइन, बट दी सतपुरा टाइगर रिजर्व इज अ यूनिक इन द सेंस दैट द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज बीन सीन हियर। ठीक है, कि यहाँ पे आपको पॉपुलेशन इंक्रीज होती हुई नजर आई। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक लॉयन, एलिफेंट, wild buffaloes and the barasinga were also found in the Satpura National Park, animals whose number are diminished to the level that they might face extinctions are known as the endangered animals। ये आप ध्यान रखेंगे, इन्होंने क्या बोला भाई, देखो टाइगर्स जो है वो तो बड़े, पर जैसे बारासिंगा है, वाइल्ड बेफेलो है, हमारे पास लॉयन है, एलिफेंट है, ये भी यहाँ पे इस टाइगर रिजर्व में यहाँ पे थे, पर अभी वो ऐसी स्थिति में है कि वो बिल्कुल डिमिनिश्ड, मतलब बिल्कुल बिल्कुल कम हो गए हैं, जो कि किस कैटेगरी में आ गए हैं, जो बिल्कुल एक्सटिंक्शन जो एनिमल्स फेस कर रहे हैं या प्लांट्स जो फेस कर रहे हैं उनको एंडेंजर्ड एनिमल हम बोलते हैं। एंडेमिक का मतलब क्या था, जो एक पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीशीज मिलती है उसको एंडेमिक बोलते हैं। एंडेंजर्ड का मतलब क्या है, जो एक्सटिंक्शन पे, डेंजर्ड का याद रखो, एंड मतलब वो खत्म ही होने वाली है, और यहाँ से इसी को मिक्स कर लो, डेंजर्ड मतलब डेंजर जोन में है, मतलब वो जानने वाली है। ठीक है, अच्छा, इससे डायनासोर्स का आप सबको केस पता है कि भाई ऐसे एविडेंसेस हैं कि वो हुआ करते थे। ठीक है, उनके आगे थे लग गया, तो बहुत सारी और स्पीशीज भी इस कैटेगरी में है कि जिनके लास्ट में अब क्या लगने वाला है कि भाई वो हुआ करते थे। ठीक है, तो उस चीज से ही हमें बचाना है कि ताकि हम एक उनको एक उनका स्पेस दे पाए, उनका प्लेस दे पाए जहाँ पे वो उस हैबिटेट में रह सकें। ठीक है, अब देखो वही बातें चल रही हैं कि इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इन प्लांट्स और एनिमल्स को आपको इम्पोज करना चाहिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स नेशनल पार्क में, कि भाई कोई भी ऐसे ना हो कि भाई कोई घास काटने जा रहा वहाँ पे और मन किया तो वहाँ पे भाई उसको मार आया, शिकार करने का मन किया था शिकार कर लाया, तो वो सब कुछ वहाँ पे अलाउड वैसे तो नेशनल पार्क में नहीं होता, मैंने बताया है, पर किसी का मन कर जाए तो वो मन होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर फिर शेर और चीता या इनका मन कर गया तो वो भी काम खराब कर देते हैं। ठीक है, स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकम एक्सटिंक्शन देन दी बिगर एनिमल्स, मतलब जो छोटे ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं एक्सटिंक्शन की कंपैरिजन टू द लार्ज। देखो बड़े वाले तो डरा भी सकते हैं हम लोगों को, छोटे वाले तो मतलब ही नहीं है, थोड़ा बहुत डरा देंगे। अब जैसे उसमें कौन है, जैसे स्नेक आ गया, फ्रोग आ गया, लिजर्ड आ गई, उसमें उल्लू है, तो ये बेचारे ब्रुटल तरीके से आधे तो वो मारे जाते हैं, क्योंकि हमें छिपकली की कोई इंपोर्टेंस लगती नहीं है। ठीक है, पर मच्छर अगर है, कोई इंसेक्ट है जिनको छिपकली खाती है, मतलब कि हमारी जो पूरा इकोसिस्टम जो चल रहा है, हमारी जो फूड जो चेन चल रही है, जो फूड वेब है, इनमें छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म का भी काफी अच्छा रोल होता है। ठीक है, पर हम उसको इग्नोर कर देते हैं, बाद में पता लगता है कि इकोसिस्टम में तब इम्बेलेंस आता है। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल, ऑल लिखा है उन्होंने, प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म in an area along with non-living components such as climate, soil,
रिवर्स, डेल्टास एटसेट्रा। हर चीज़ की बहुत ज़रूरत है। सॉइल नहीं होगी तो भी दिक्कत होगी, सॉइल के बगैर आप प्लांट्स की सोचेंगे नहीं, ठीक है ना। तो हर एक कंपोनेंट की, रिवर है मतलब पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हर एक कंपोनेंट की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। फिर है रेड डाटा बुक। अब जितनी भी स्पीशीज खत्म होने वाली हैं जो एंडेंजर्ड उसमें हैं, तो वो रिकॉर्ड की जाती हैं रेड डाटा बुक में। हर एक कंट्री की अपनी एक रेड डाटा बुक होती है। इंडिया अपनी रजिस्टर करेगा, भाई हमारे यहाँ पे इनका नाम जो है वो खत्म होने वाला है, या फिर हम उस पर ये भी ध्यान रखेंगे भाई अगर ये खत्म होने वाली है तो इन पे ध्यान दीजिए, इनके लिए रूल्स बनाइए, इनके लिए कुछ खास काम कीजिए, ठीक है। फिर जो है माइग्रेशन, माइग्रेशन आपको पढ़ना है। माइग्रेशन का मतलब आप वैसे समझते हैं कि भाई एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। अब कई आपने बर्ड्स देखे होंगे, बर्ड्स क्या करते हैं भाई, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, उनको माइग्रेटरी बर्ड्स बोला जाता है। वो बहुत दूर से उड़ के आए हो, ये नहीं हो कि भाई 1 किलोमीटर से एक पक्षी दूसरी जगह पे उड़ के चला गया तो उसको आप माइग्रेटरी बर्ड बोलेंगे, ऐसा नहीं है। तो है माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस, ठीक है, क्योंकि वहां पे कुछ भाई उनके हिसाब का क्लाइमेट नहीं था तो वो उड़ के दूसरी जगह पे आ गए हैं। दे फ्लाइंग, ये क्यों आए हैं, दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल, ठीक है, वो उनके लिए पर्टिकुलर वो टेम्परेचर नहीं था। इस रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, अगर पेपर की बात की जाए तो देखो, ही टेल्स देम, ये तो बात काम की नहीं है, कि एक 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू टेक 1 टन ऑफ पेपर, एक 17 मतलब 17 जो पेड़ हैं वो कटेंगे तब 1 टन पेपर वहां पे बनता है, ठीक है। अब देखो पेपर जो है वो 5 to 7 टाइम्स को क्या किया जा सकता है, उसका यूज किया जा सकता है, रीयूज हम उसको कर सकते हैं। तो अगर आप क्या करेंगे कि भाई जो स्टूडेंट है वो पेपर को हर दिन बचा सकते हैं, थोड़ा बहुत एक पेपर भी बचाएंगे तो 1 साल में आप बहुत सारे पेड़ बचा लेंगे। ऐसा नहीं है कि लिखोगे नहीं, पर आजकल तो डिजिटल भी काफी आ गया है तो आप पेपर बचा सकते हैं, ठीक है। आप पेपर को रीयूज करें, उसका रिसाइकिल करें, क्योंकि पेड़ बहुत ज्यादा कट जाते हैं इस चक्कर में। और उसी उसमें हम क्या कर सकते हैं कि भाई क्योंकि इस मैन्युफैक्चरिंग के दौरान वाटर का बहुत ज्यादा यूज होता है, एनर्जी का बहुत ज्यादा यूज होता है, और पेपर इंडस्ट्री में केमिकल्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, उसको भी आप रिड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखने वाले हैं। फिर बात है रीफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है। देखो डिफॉरेस्टेशन अगर होता है उसको वापस से आप क्या कर दें, रीस्टॉक आप उसको कर लें, तो उसको बोलोगे रीफॉरेस्टेशन। मतलब कि अगर आप क्या करें, पेड़ भाई खत्म हो गए तो उनको लगाना शुरू कर दीजिए तो रिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। पर एक अगर एक फॉरेस्ट एरिया है उसको ह्यूमन अनडिस्टर्ब कई सालों तक छोड़ देगा तो रिफॉरेस्टेशन खुद से भी हो जाता है, ठीक है। या फिर जो डिस्ट्रॉयड आपने फॉरेस्ट किया था आप खुद से वहां नई ट्रीज लगा दीजिए तो रिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। और अच्छी बात ये रहेगी कि उसको अनडिस्टर्ब वहां छोड़ दीजिए, नेचुरल तरीके से वहां पे रिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे, we have the forest conservation act. This act is aimed at the preservation and the conservation of natural forest and meeting the basic needs of the people living in or near the forest, ठीक है। तो भाई देखो जो पास वाले एरिया में जो लोग रहते हैं फॉरेस्ट के, उनके लिए उनकी पूरी डिपेंडेंसी उसी चीज पे रहती है, फॉरेस्ट एरिया पे, तो उनके लिए भी जरूरी है। और जो एनिमल्स है वहां पे उनके लिए भी जरूरी है। अल्टीमेटली एक ह्यूमन स्पीशीज के लिए कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो जरूरी है। यहाँ पे जो अपना चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है।